नाजरीन ग्रामी, मिस्टर बाजवा की मुबैना झूठी कस्मों के बारे में 2 दिन से सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, लेकिन इसका आगाज़ प्रो एस्टेब्लिशी और एंटी पीटीआई प्रोपेगंडाबाज मेन स्ट्रीम नीले पीले अलमारूफ जियो चैनल पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम से हुआ। इस हवाले से हम आपकी खिदमत में चंद ऐसे पहलू आश्कार करते हैं जिन पर पहले बात नहीं की गई या इसे काबिल तवज्जो नहीं समझा गया। मिस्टर बाजवा ने मौजूदा कस्में एंटी इमरान कैंप का हिस्सा समझे जाने वाले 2 मारूफ सहाफ़ियों मुजीबुर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक के रूबरू खाईं, यानी उन हजरात का इंतखाब किया जो उनके इम्कानी तौर पर हम दर्द व खैरख्वाह हो सकते हैं। इससे पेशतर भी ये बात अयां है कि मौसूफ उन टाउट सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहते हैं जिन्हें इमरान खान के साथ शम्मा भर भी हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनकी शोहरत एंटी इमरान एंकर्स के तौर पर ज़ाहिर व अयां है। उनमें जावेद चौधरी, कामरान शाहिद, एजाज़ सैयद वगैरह शामिल हैं। यहाँ काबिल तवज्जो बात यह है कि मिस्टर बाजवा ने जिन हजरात पर एतमाद करके अपना दुखड़ा बयान किया, इसका इंकशाफ करने में उन्होंने ज़र्रा भी कबाहत नहीं समझी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में हालात का पांसा पलटते ही ऐसे बहुत से लोग मिस्टर बाजवा समेत पहले और बाद के तमाम किरदारों के खिलाफ गवाहियाँ देने सामने आ जाएंगे जिन पर इन हजरत ने अंधा एतमाद किया। इन्हें अपना हमराज व गमगुसार जानकर वो बातें बेदरेग बयान कर डालीं जिनकी किसी और को ताहाल खबर नहीं है, मगर मिस्टर बाजवा जैसे अकल के अंधे यह हकीकत फरामोश कर देते हैं कि दरअसल उनके मुखातिब ये मतलबी लोग किसी के सगे नहीं होते और हवा का रुख बदलते ही मुंह मोड़ लेते पलटा खा जाते हैं। साफ जाहिर है कि मिस्टर बाजवा अपने गुनाहों के बोझ तले इस कदर दब चुके हैं कि अब उनके सीने से दर्दो करब की कर्राहें बरामद हो रही हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से यकसर महरूम हो चुके हैं और उन्हें अपना भयानक अंजाम सामने दिखाई दे रहा है। अब खुद को बरी ज़िम्मा करार दिलवाने के लिए सफाइयाँ पेश करते हुए वो झूठी सच्ची लाख कस्में खाते रहें, उनका मकरो फरेब छुप नहीं सकता। इंशाअल्लाह अपने नाकाबिले मुआफ़ी व तलाफ़ी करतूतों की सज़ा पाने से बच नहीं सकेंगे। मिस्टर बाजवा की इन कस्मिया वजाहतों से यह बात भी साबित हो गई कि जर्नैल इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ रहे और उनकी जान के दरपे हो गए हैं। पीटीआई के साथ दुश्मनी किस बिना पर है? दरअसल इमरान खान का वजूद और उनका हुकूमत में आना उनके लिए वो डरावना ख्वाब बन गया है जिसके नतीजे में उन्हें अपना अंजाम साफ दिखाई दे रहा है। वो इमरान दुश्मनी में इतना आगे निकल गए और ऐसे घिनौने काम अंजाम दे डाले हैं कि अब उनके अमाल बद की तलाफ़ी मफाद की कोई सूरत बाकी नहीं रह गई। उनके सारे अंदाजे मिट्टी में मिल चुके हैं कि सख्तियों के पहाड़ तोड़कर वह इमरान खान और पीटीआई को झुकने पर मजबूर कर देंगे। इमरान खान की तवील कैदोबंद और कड़ी आजमाइशों का सिलसिला दराज सिर्फ इस बिना पर हो गया है कि पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत मुअस्सर तहरीक चलाने में नाकाम रही है, वरना यह सारे इमरान दुश्मन अपने ऊपर ज़मीन तंग होने के नतीजे में अब तक घुटने टेक चुके होते। अंदाज़ा कीजिए, अंधी ताकत के नशे में गर्को बदमस्त हाजी कमर जावेद बाजवा नाम का ये मक्कार साबका वर्दी पोश शख्स अपनी कुव्वत व तमकिनत के दूर कहीं पीछे खो जाने के बाद खुद को इतना काबिल रहम और बेबस महसूस कर रहा है, तो इसकी जगह संभालने वाले डिक्टेटर के कुछ अरसे बाद किस्सा पारीना बन जाने का मंजर क्या होगा? यह मिस्टर बाजवा के मौजूदा नाकाबिल रहम हाल से अयां और ज़ाहिर व बाहर है। साबका की हालत यह है तो मौजूदा का हश्र क्या होगा, इसका अंदाज़ा खुद उसे भी नहीं है। और हो भी कैसे कि ताकत व इख्तियार जब तक किसी फिरौन सिफ्त के दस्ते कुदरत में रहता है वो इसकी अकल को शल और माऊफ कर देता है और उसकी आंखों के आगे चर्बी चढ़ जाती है जो उसे आने वाले हालात से बेगाना और अंधा बना देती है। हम यहाँ अपने नाजरीन के रूबरू मारूफ वीलॉगर्स के इस ताज़ा सुलगते मौजू के ज़िम्न में बयान करदा सिर्फ वो निकात रख रहे हैं जो बहर एतबार काबिल तवज्जो हैं। उन्हें यकजा करते हुए फालतू बातों को हमने निकाल दिया है और इस बात का ख्याल रखा है कि कोई ऐसा नुक्ता दोहराया न जाए जो कि इससे पेशतर दूसरे किसी साहिब के तज्ज़िये में आ चुका हो। गोया ना हक रजीम चेंज के जुर्म अजीम का इर्तिकाब करने वाले इस जालिम शख्स से मुताल्लिक यह नया और यकसर गैर मुतवक्के रुख बजाय तूल तवील वी लॉग्स को मुकम्मल घंगालने में वक्त बर्बाद करने के एक निस्बतन मुख्तसर जामे रिकॉर्ड के तौर पर आइंदा बतौर हवाला काम आ सकेगा।
یہاں ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے جو صاحبان زیر نظر وی لاگز میں سے جن مندرجات کو پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں، یہاں انہیں سکپ کرتے جائیں اور صرف انہی تجزیاتی پہلوؤں سے استفادہ فرمائیں جو پیشتر ازیں آپ کی نظر سے نہیں گزر پائے۔ ہم یہ عرض کرنا لازم سمجھتے ہیں کہ خود اپنے علاوہ افادہ عام کے لیے ہماری ویڈیوز کا لنک دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور چسپاں کر دیا کریں کہ اس وقت ہم سب جن بدترین حالات سے گزر رہے ہیں ان کے ہر پہلو سے تمام پاکستانیوں کا آگاہ ہونا اور باخبر رہنا لازم و ناگزیر ہے۔ سب سے پہلے آپ میں سے وہ حضرات جو زیر نظر معاملے سے تاحال آگاہ نہیں ہیں، جناب مجیب الرحمان شامی کی جیو نیوز چینل پر شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ مذکورہ گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ شامی صاحب، آپ کی ایک تقریب غالباً ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے، اور 3 اہم معاملات جن کے ان پر الزام لگ رہے تھے ان کے انہوں نے جواب بھی دیے ہیں، غالباً قسم کھا کے دیے ہیں، قرآن اٹھا کر دیے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جنرل رحیم الدین مرحوم جو ہیں ان کے پوتے کی شادی تھی، ہمارے فائز رحیم الدین صاحب کے بیٹے ساتھ کی، اور وہاں وہ تشریف لائے اور محمد مالک صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا، تو پھر ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور باتیں شروع ہو گئیں۔ اب انہوں نے کچھ شکوے کیے، کچھ شکایتیں کیں، اخبار نویسوں کی شکایتیں کیں جو ان کے بارے میں مختلف باتیں چھاپتے رہے، مختلف باتیں کہتے رہے، کچھ ان کے دور اقتدار کی باتیں، کچھ ان کے بعد دور زوال کی باتیں، تو بڑی شکایتیں تھیں ان کو۔ لیکن اب 3 باتیں انہوں نے ایسی کہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ بھئی ایک بڑی ایک اہمیت رکھتی ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم جو تھا ان کی جیب میں تھا اور انہوں نے اس کو نکال کے اس پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھائی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ مجھے ایک موقع پر تو انہوں نے یہ کہا مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو۔ اب اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں موٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جب وہ لاہور سے لندن گئے تو اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اور انہوں نے ان کو بھجوایا نہیں وہاں، بالکل میں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور یہ الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سازش کی ہے اور ان کی حکومت کو گرایا ہے، ایسی اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی، اور آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایکسٹینشن کی، جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا، اس کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ کسی سے تقاضا کیا، نہ اس کے لیے کوشش کی، نہ کسی سے کوئی مجبوری کسی کو مجبور کیا، اور بالکل میرے اوپر جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جو بھی جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی، اور بہرحال ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں اور مالک تو اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھے رہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آپ لوگ تو بس ایسے ہی مان گئے ہیں، اور وہ تو پھر نقطے نکالنے لگے۔ میں نے کہا بھائی ہم نقطے نہیں نکال سکتے، مالک صاحب نے بھی کہا ہم نقطے نہیں نکال سکتے، ہم تو وہ قسموں کی شدت جو ہے اس کے بوجھ تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، یا کیا کہتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ پیش خدمت ہے اس بارے سب سے پہلے توجہ دلانے والے سہراب برکت کے وی لاگ کا خلاصہ، ملاحظہ فرمائیے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے قسمیں کھائی تھی، یہ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہے۔ کارما بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ طاقت دے کر اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ طاقت خوفناک ہے، یہ طاقت آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس طاقت نے جنرل باجوہ صاحب کو آج تنہا کر دیا ہے، بالکل تنہا۔ ایک ایسی تنہائی ہے کہ ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہی ان کی بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار ہے۔ جنرل باجوہ صاحب یقین کرواتے پھر رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب وضاحتیں دیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ جاوید چودھری جیسے بندے کو بلا کر کالم لکھوا دیا، جس کی اپنی کریڈیبلٹی ملک کے اندر بالکل زیرو ہو چکی ہے، مختلف لوگوں کو بلا کر کالم لکھوا رہے، لیکن ملک میں کوئی یقین نہیں کر رہا۔ باجوہ صاحب بولنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ وہی باجوہ صاحب تھے جنہوں نے جن کے اوپر الزامات ہیں کہ 2 چلتی حکومتیں، 2 پاکستان کے الیکٹڈ وزراء اعظم کو گرا دیا گیا تھا، ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ، ریاست کے سربراہان کو گرا دیا گیا تھا، پاکستانی عوام کے ووٹ کو رون دیا گیا تھا۔ یہ آج باجوہ صاحب یہ وضاحتیں دے رہے، اور یہ خوفناک۔
इमरान रियाज ज़ेर बहस मौजू पर क्या कहते हैं? जो हजरात उनका वीलॉग नहीं देख सुन पाए, इसमें से चंद चीदा चीदा निकात मुलाहिजा फरमाएं। तो इसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा। यानी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बाहर बेशुमार लोगों से बात हुई, सब लोग कह रहे हैं नहीं नहीं झूठी कसम है, यह कुरान पाक की कसम है, साबिक जर्नैल ने कही है। लोग कह रहे हैं जी हम नहीं मानते। अब आप फर्क देख लें, इस वक्त लड़ाई तो एक्चुअली जो नजर आता है वो जनरल बाजवा और इमरान खान की थी। तो इमरान खान कसम भी नहीं खाते और वो अपने मुंह से भी नहीं बोलते, लोग बाहर आके बताते हैं इमरान खान ने ये कहा है, लोग यकीन कर लेते हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा जो है वो खुद मिलते हैं, कसम भी खाते हैं और लोग यकीन भी नहीं करते। ये क्यों हो रहा है इस मुल्क में? उसका रीजन ये है कि जनरल बाजवा ने हलफ उठाया था कि वो सियासत के अंदर और ऐसी चीजों के अंदर किरदार अदा नहीं करेंगे, वो प्रोफेशनल सरकारी ड्यूटी अपनी करेंगे। लेकिन इस बात का मैं भी गवाह हूं, बहुत सारे और सहाफी गवाह हैं कि जनरल बाजवा और उनकी टीम जो है वो बहुत सारी सियासत करती रही है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की कोई भी एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जो जनरल बाजवा के हक में हो। तहरीक लबैक वो उनको बुरा भला कहती है, PMLN उनको बुरा भला कहती है कि उन्होंने बहुत सियासत की। इसी तरह PTI उनको बहुत बुरा भला कहती है, पीपल्स पार्टी भी उनसे खुश नहीं है, ANP भी उनसे खुश नहीं है, फजलुर रहमान साहब भी उनको बुरा भला कहते हैं, जमात इस्लामी भी उनके ऊपर इल्जामात लगाती है, पाकिस्तान के वकला भी उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं। हत्ता कि जिससे भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें वो सारे कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने सियासत में हिस्सा लिया, वो सियासी चीजों के अंदर असरअंदाज हुए और सियासी फैसलों पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डाला। अब बाजवा साहब कह रहे हैं कि ना नवाज शरीफ को बाहर मैंने भेजा, तो ना मैंने इमरान खान की हुकूमत गिराई। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बताया कि उन्होंने इसके ऊपर हलफ लेके कुरान पाक पे कसम खाई। लेकिन जो उन्होंने पहले हलफ लिया था अपनी जॉब में, अपने ओहदे का, तो उस वक्त जो कुछ उन्होंने किया, क्या उस वक्त वो हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? तो अगर वो उस वक्त हलफ तोड़ सकते हैं तो इस हलफ के ऊपर लोग क्यों और कैसे यकीन करें? सारे लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल उठा रहे हैं। एक और चीज, ख्वाजा आसिफ ने यह गवाही दी थी, और यह गवाही सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने नहीं दी थी, मोहम्मद जुबैर ने भी दी थी, कुछ और लोगों ने भी दी थी कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो उनको एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया है, कोर्ट ऑर्डर्स भी एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए थे। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट वाज इन्वॉल्व्ड, चाहे कोर्ट ऑर्डर्स हो, चाहे नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाना हो। तो क्या जनरल बाजवा एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को अलग कर सकते हैं, या वो मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत थे और उनका एस्टेब्लिशमेंट में कोई रोल नहीं था? तो ये तो मुमकिन नहीं है। ही वाज पार्ट ऑफ ऑल दैट, ये सब जानते हैं। लेकिन इस सिलसिले में यह अर्ज करना नामुनासिब न होगा कि हैदर मेहदी और आदिल राजा जिस तरह इंकिशाफात कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ सामने आ जाता है। देखिए कि मिस्टर बाजवा के बारे में वो क्या इजहार ख्याल करते हैं। बाजवा बहुत कमीना घटिया आदमी है। अभी बताता हूँ कि उसने कितना बड़ा कुरान पे झूठ बोला, और बताता हूँ कैसे मैं आपको। उसने इसको कहा, इमरान को कहा कि इमरान साहब ये आपकी बीवी की बातें टेप कर रहे हैं। मतलब ये इसने जिस तरीके से इमरान को कहा ना, ये आपकी बीवी की फोन टैपिंग करता है, मैं इस बंदे से बड़ा तंग हूं, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इसको DGISI चेंज कर दूं। ये एग्जैक्ट दिस इज व्हाट बाजवा टोल्ड आसिम। और सर इसने कितनी बदतमीजी की थी वहां ईरान में, और ये सर साहिवाल का जो है ये बंदा फिट नहीं है DGISI होने के, और गलती हो गई, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। इमरान वैसे ही भरा हुआ था इसके, वो लगा चेंज कर। उसको जाके कहता है आसिम मुनीर को, इस हरामी को देखो बाजवे को, आसिम मुनीर को जाके कहता है बाजवा को मैंने इमरान साहब को बताया कि जी आपने ये टेपिंग शेपिंग की, इमरान साहब बहुत गुस्से हैं, उन्होंने कहा जी चेंज कर दो उसको। तो यार मैं बहुत मजबूर हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया चेंज करने के लिए। इसने सिर्फ इंतजार किया था कि वो 9 महीने पूरे हो जाएं फैज हमीद के AG, कि फैज हमीद को सारे वो प्लॉट शलॉट मिल जाए। जिस दिन वो 9 महीने कंप्लीट हुए, इसका शुरू से इरादा था फैज हमीद को DGISI बनाने का बाजवे का। अच्छा ये तो इधर एक बात। अब आ जाए, इसने जो मुजीबुर रहमान शामी ने कहा है कि जी कुरान जेब से निकाल के कसम खाई कि मैंने नवाज शरीफ को नहीं निकलवाया। आदिल, अल्लाह सुब्हान ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये कुरान मजीद मेरे हाथ में है, इस पर हाथ रख कर अपने खानदान की कसम खाकर मैं गारक हो जाऊंगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस आदमी ने 17 दिसंबर 2019 थी, या मुझे नहीं पता, ये वो दिन था जिस दिन मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ ने डिसीजन दिया था कि इसको सजाए मौत हो जाएगा। आपको याद है एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया था और जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के थे। उसकी वजह से हमारी मीटिंग खत्म हुई, कोई 90-92 मिनट मेरी मीटिंग थी बाजवा के साथ। बाजवा ने मुझे उस मीटिंग में कहा, जब नवाज शरीफ के जाने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये नवाज शरीफ कैसे गया। ये बाजवा के लफ्ज है, मैं तकरीबन वो लफ्ज बताता हूं जो मुझे इन्होंने कहे। बाजवा कहता है, सर मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि एक भुट्टो को फांसी दे दी है, वो आज तक हमसे संभाला नहीं गया, ये बंदा बहुत बीमार है, ये कैद में अगर मर गया तो हमें दूसरा भुट्टो पैदा कर देंगे, हमें मुसीबत हो जाएगी। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि इसको जाने दे। ये बाजवा ने मुझे, अल्लाह
को हाजिर ना जान के गवाह के कहता हूँ ये मुझे इस आदमी, तो मैंने कहा आपने फिर उसको कहा जाने के लिए, कहते जी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि इसको जाने दे, तो उन्होंने मेरे मशवरा मान लिया। दिस इज बाजवा टेलिंग मी, इनके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं आदिल मीटिंग्स की। यहाँ पे सर माजरत कतई कलामी माफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी तो कहा था कि इनको भेजें। शीरी मजारी साहबा तो रोई थी, ह्यूमन राइट्स की वजीर होकर अथरों से रोई थी, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद का किरदार क्या था यहाँ पे सर? यार ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और मैं इसी की वजह से एक सवालिया निशान है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जी ये टेस्ट ठीक है, और मेरा ख्याल है दोस्तों यास्मीन राशिद इज नॉट गिल्टी इन दिस। मैं बताता हूँ क्यों। मैंने, आपको पता है मैं और आप तो हैं, हम तो सवाल के कीड़े हैं। मैंने बाजवा से कहा कि जनरल बाजवा मुझे ये बताएं ये कैसे आपने तयन किया कि ये वाकई बीमार है, इसके प्लेटलेट्स इतने कम है। एग्जैक्ट मैंने ये सवाल पूछा। मैं ये कह रहा था ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं इनके पास, ये रिकॉर्डिंग चला दे मेरी मीटिंग की बाजवे के साथ कि क्या है, सबका दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। बाजवा सामने आके कह दे कि मैंने इसको नहीं कहा अपने, खैर ये तो एक दफा तो झूठ का कुरान का झूठ बोले। अच्छा एनीवे, मैंने इससे जब ये पूछा तो मैंने कहा, तो फिर मैंने कहा कि बाजवा, जनरल बाजवा, अगर मैं, बिकॉज उस वक्त तक बाय द वे आदिल मैं समझता था कि ये इमरान का खैर ख्वाह है, खुदा की कसम। मैंने कहा जनरल बाजवा, जब उसके खून निकाला गया टेस्टिंग के लिए नवाज शरीफ का, आपके लोग उसको आईबॉल कर रहे थे कि आपकी नजरों में मौजूद थी वो जो सैंपल था ब्लड का, वो जब इसके निकाला गया, लैब तक गया, लैब में टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट जो छपे, आपके जो लोग थे, आपका मतलब आईएसआई के, आपके अपने लोग, क्या उनके सामने ये खून निकालने तक, टेस्ट के रिजल्ट छापने तक आपके सामने तक कि नहीं? तो मैंने कहा फिर आपको कैसे पता है कि ये ब्लड टेम्पर नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि वो बंदा, और उस वक्त बाय द वे ये जा चुका था। मैंने कहा खुश खाश फिरता है, बदमाशी है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये टेम्पर हुआ है, ठीक है ना जी। तो फिर उसने भी ये कहा कि नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा। मैं बताता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बेचारी ने भी नहीं देखा होगा ब्लड निकलते हुए अपनी आंखों से, हर वक्त करके टेम्पर हुआ। उसको भी आईएसआई ने कितने लोगों को काबू किया हुआ होगा, इनके अपने लोगों को उस वक्त भी काबू किया होगा, डॉक्टर को भी काबू किया होगा, और लैब टेक्नीशियन को भी काबू, उन्होंने कहा होगा नहीं जी बिल्कुल सही है। तो आदिल ये एक बहुत एक सेक्रेटरी हेल्थ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया होगा कि जो उनका जिसमें एतबार करती है, फलाने से पूछा होगा, फलाने हाँ जी हाँ ठीक है, उन्होंने कहा रो पेट